हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी का 7वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारे इस चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर का नाम है श्रव्य दृश्य साधन एवं कविता शिक्षण। इस चैप्टर से चलिए दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग के लाभ स्पष्ट कीजिए। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। सफल शिक्षण की कसौटी पाठ का बालकों की समझ में ठीक ठाक आना है। किसी भी पाठ को शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझाने के लिए प्रायः दो प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। प्रथम वे साधन जिनके बिना शिक्षण कार्य चल ही नहीं सकता, यथा श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि। इन्हें हम शिक्षण के सहायक साधन न कहकर यदि आवश्यक सामग्री कहें तो अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता तो प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक स्थिति में पड़ती है। हिंदी भाषा का शिक्षक शब्दों के उच्चारण शुद्ध कराने, उनके अर्थ लिखने आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान कलाओं के शिक्षक पाठ को समझाने हेतु चित्र बनाकर, गणना करके, श्यामपट्ट सारा लिखने आदि सभी दृष्टियों से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग। शिक्षण को प्रभावित बनाने की दृष्टि से दूसरी प्रकार के सहायक साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग शिक्षक पाठ की प्रकृति और छात्रों के शैक्षिक स्तर पर तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ से प्रयोग में लाता है, यथा पौधा, पत्तियां, फूल, मॉडल चित्र, उदाहरण आदि। इन्हीं को हम शिक्षण के सहायक साधन कहते हैं। अभी इनके क्या क्या महत्व हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, उनके चित्र वैराग के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है। और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य हैं। दृष्टांत, लघु कथा, वैराग्य स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से ही किसी बात को जल्दी ही सीख जाता है। अगला है हम लोगों का साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाओं वैराग्य को स्पष्ट न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही समझ में आता है बालकों को। सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। इनके द्वारा छात्रों की विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। आगे क्या दोस्तों है इसका उपयोग या उद्देश्य लाभ। जैसे पाठ को रोचक बनाना, विद्यार्थी का ध्यान पाठ पर केंद्रित करते हुए। अगला है गुणों बातों को समझाना हेतु। अगला है हम लोगों का दोस्तों अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु। सहायक साधनों के प्रकार हम लोग चलिए दोस्तों इसको क्रमवाइज देखते हैं। पाठ को रोचक कैसे बनाया जाए। शिक्षण का उद्देश्य मात्र किसी अनजानी बात को बताना नहीं, अपितु उसे अच्छी तरह समझानी भी है। साथ ही यह भी एक शाश्वत सत्य है कि जो बात जितनी अधिक रुचिकर होगी छात्र उसे उतना ही अधिक सीखने। इसी दृष्टि से छात्रों की आयु और पाठशाला की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस पाठशाला में जो साधन उपलब्ध हो सके उन्हीं के माध्यम से पाठ को पढ़ाया जाए तो ठीक रहेगा। अगला है विद्यार्थी का ध्यान पाठ पर केंद्रित कैसे किया जाए। सहायक सामग्री के द्वारा विद्यार्थी का ध्यान पहले उस सामग्री पर होता है और जब उसी के माध्यम से कोई नई बात बताई जाए तो स्वतः ही उसका ध्यान समझाई जाने वाली विषय वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। गुण बातों को समझने हेतु पाठ में कुछ ऐसी बातें भी आ जाती हैं जिनको समझना बड़ा कठिन होता है। विशेषकर भाषाई पाठों के शिक्षण में ऐसी बात को समझने हेतु भी उदाहरण वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। ये शिक्षण के मुख्य सहायक साधन है। उदाहरण जैसे भगवान राम जब गंगा पार करने हेतु केवट से नाव मांगते हैं तो वह
तमाम तरह के तर्क देता है। उसी प्रसंग में एक दोहा है, सुन केवट बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन तितई जनकारी लखनऊतन। इसमें दोहे के अंतिम चरण को समझाने हेतु भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं वेदी पर चढ़ाने से पहले कन्या के पिता द्वारा वर के चरणों को धोने का उदाहरण देकर ही समझाना जा सकता है। सीता जी की ओर देखकर हंसने का कारण वह मीठा परिहास जिसके द्वारा केवट सीता माँ के पिता जैसे हट कर रहा है, और लक्ष्मण की ओर हंसने का कारण है। लक्ष्मण पर परिहास को किसी अन्य रूप में न ले, इसी बिना दृष्टांत के कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगला है अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु। उसको ज्ञान को अर्जित करने के बाद उसके याद कैसे रहे उसको हम देखते हैं। तो आपने जब शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण किया होगा तो उसमें देखा होगा कि ज्ञान अलग है और अवबोध अलग। ज्ञान का अर्थ किसी बात को जानना और अवबोध का अर्थ उस बात को समझाना की बात का समझना उसे जानने की अपेक्षा कहीं अधिक अस्थायी होता है। और सहायक साधन विद्यार्थी द्वारा पाठ को समझाने हेतु ही प्रयोग में लाए जाते हैं। सहायक साधनों के प्रयोग के प्रकार हैं, वे साधन जिनको दिखाने का प्रभाव अधिक पड़ता है। वास्तविक रूप, प्रतिरूप, चित्र, इन्हीं को हम दृश्य साधन भी कह सकते हैं। वे साधन जिनको सुनकर शिक्षण को भी प्रभावी बनाया जा सकता है, यथा लघु कथा, अंतर्गत दृष्टांत आदि। शिक्षण के सहायक साधनों का एक मिला जुला रूप और भी हो सकता है, यथा टेलीविज़न, लघु नाटिका आदि, जिसमें देखने सुनने का कार्य साथ साथ चलता रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से पूछा जाता है, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्य से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं, चलिए इसको आगे देखते हैं दोस्तों। पहला है उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। अगला है छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसवादन प्राप्त कर सके। रायबढ़ महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि हमारा उद्देश्य यह होता है कि छात्र भी कवि की अनुभूति को समझने और ग्रहण कर सके।